coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of caste census. The coordination committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने INDIA की जो बैठक आज हुई दिल्ली में, उसके बाद ये ब्रीफिंग करे थे। आखिरी बात उन्होंने आपने सुनी होगी, बड़ी दिलचस्प थी कि पैनल ये भी तय करेगा कि कौन कौन से एंकरों के शो में नहीं जाएंगे इंडिया के नेता। खैर, इस पर हम लोग बातचीत बाद में करेंगे। तो जो दो तीन मुख्य बातें कि अब भोपाल से रैली शुरू होंगी, ज्वाइंट रैली की जाएंगी और सीट शेयरिंग पर जल्द काम शुरू किया जाएगा, जल्द प्रोसेस शुरू किया जाएगा। एक्सपेक्टेशन था कि शायद कोई एक कॉमन प्रोग्राम निकल के सामने है, कॉमन मिनिमम की किन किन इश्यूज़ पे वो लोग साथ हैं, क्योंकि भी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा सनातन पे बड़ा बवाल मचा हुआ था कि एक दल ने, DMK ने ऐसा कर दिया था। आज इस शो में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का प्लान क्या है, क्योंकि अब बैठक हो गई, मिल गए और साथ मिल के चुनाव लड़ेंगे, ये सब चीज़ें हो गई। ग्राउंड पे दो चीज़ें मैटर करती हैं, सीट शेयरिंग और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, क्योंकि बहुत कॉन्ट्रडिक्शन की बातें मीडिया में होती रहती हैं कि किस इशू पर आपकी सहमति है कि नहीं है। कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको भी लेकर के बहुत लोगों का रिजर्वेशन है। जो एक बड़ा मसला भी सनातन का उठा, उस पर आप क्या करें, किस इश्यूज़ को लेकर के आप ग्राउंड पे जाएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट, जिस पे शायद अभी आगे आने वाली बैठकों हो सकता है चर्चा हो, माहौल बनाए। इसी पे आज हम बातचीत करेंगे कि इंडिया का प्लान क्या है और कुछ खास तौर के जो उत्तर भारत के 200 सवा 200 सीटों पर जो NDA की स्ट्रैटेजी है, उसके बीच में कैसे 1-on-1 होगा, इस पर चर्चा होगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं, जो कई किताबें लिख चुके हैं और वो किताबें संघ और भाजपा से जुड़ी हुई हैं। संगम शरणम गच्छामि की बड़ी इंटरेस्टिंग किताब, मैंने पढ़ी है उसको हाल में ही। इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी हैं, जो बहुत करीब से नजर रखते हैं उत्तर भारतीय राजनीति पर। यूसुफ अंसारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हमारे साथ CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आपसे शुरू करें। ये जो आपने अभी सुना कि वेणुगोपाल जी ने 2-3 चीज़ें बताई कि आज की बैठक में ये तय किया गया, हमको या लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत कॉन्क्रीट तौर पे एक मिनिमम प्रोग्राम तय हो जाए, सीट शेयरिंग का फार्मूला निकले कुछ, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो रैली करेंगे, इस टाइप की बातें निकली। तो इंडिया का प्लान आपको समझ में आ रहा है कुछ, किस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं? अपने तीन प्रोग्राम में से एक जो उन्होंने आखिरी चीज कही कि किन किन एंकरों का बहिष्कार किया जाए। अब नाम इंक्लूसिव है, यही ये तो मैं क्योंकि बहुत पर्सनल टाइप का गोली दाग दी, तो इसलिए मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा एक अजीब सा विरोधाभास है। दूसरी चीज है कि उसमें तमाम लोग के नाम दिए जाएंगे, उनके बारे में तमाम तरह की सोशल मीडिया पे चर्चा होगी। आज भी एक केस कर्नाटका में हुआ है, कल हुआ है मेरे ख्याल में, कल, और बाकी और तरह की चीजें उनके वेबसाइट पे किसी और चैनल को लेकर के है, किसी और एडिटर को लेकर के। दूसरी चीज ये है कि अब जब एक सनातन की बात उठी है, तो वहां फिर जो इंक्लूसिव की बात है, जहां आप एक एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं, उनके एक नेता कह रहे हैं कि हमने इसीलिए ये I.N.D.I बनाया है ताकि सनातन को खत्म किया जा सके, सभी एक मंच पे मिलकर के आएंगे और उसको खत्म करेंगे। बात हो रही एक्सक्लूजन की। दूसरी चीज है कि जिन मुद्दों का जिक्र किया गया, मान लीजिए कि भोपाल में रैली, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। फिर जब आप सबको साथ लेकर के जाएंगे, ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से ठीक है कि जहां असेंबली इलेक्शन जिस राज्य में होगा वहां जाकर के अपना एक तरह का स्ट्रेंथ शोकेस करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति हमेशा बाइपोलर रही है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रही।
वहां जाकर के आप अपने 26 नेताओं को, 25 नेताओं को जिनको भी लेकर के जाएंगे, तो वो कांग्रेस के लिए कितना लाभकारी होगा या उनके आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कितना लाभकारी होगा, वो अपनी जगह अपने मन से शायद उन लोगों को भी स्थान देंगे जो विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में उनके खिलाफ वहां पे लड़ सकते हैं। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि आज जो बैठक हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और पिछली बैठक में जो लिस्ट बताई गई थी, उस लिस्ट के हिसाब से जो नेता वहां होने चाहिए थे कोऑर्डिनेशन कमेटी, अगर सीरियसली मेरे ख्याल में एम के स्टालिन का नाम था वहां कोऑर्डिनेशन, जेडीयू से ललन सिंह का नाम था जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और एम के स्टालिन वहां के अध्यक्ष। वहां पे ये दोनों नहीं देखे, उनके रिप्रेजेंटेटिव देखे। टीएमसी से भी मुझे कोई इस तस्वीर में, माफ कीजिएगा मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, अगर कोई हो तो आप बता देंगे, तो वो भी नहीं है। और अभी ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में एक थोड़ा, जिसे हिंदी में कहते हैं, मुंहचेटा हुआ है। तो ये जब तमाम इस तरह की चीजें आती हैं और आप यहाँ से एक बड़ी मीटिंग का आगाज करते हैं कि हम उनके चैनल पे नहीं जाएंगे, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह का कैंपेन अनलीश करने के लिए, लॉन्च करने की बात है। क्योंकि आपके सामने आज ही के दिन दूसरी तरफ एक जो दृश्य था, या 3 दिन पहले से लगातार जो एक दृश्य देख रहे थे, वो भारत का एक अलग तरह की छवि, मतलब नए भारत की एक नई तस्वीर देश में और दुनिया के सामने प्रस्तुत। बनाम अगर इस तरह का है तो आई हैव सम डाउट्स। जी, ऐसी खबरें बताई गई थी कि ललन सिंह को आना था लेकिन वो बीमार थे, किसी कारण से नहीं आए। नीतीश जी भी नहीं आए। ममता जी तो शायद दुबई में है और अभिषेक जी को ईडी ने बुलाया था। इस तरह कुछ कारणों से कुछ लोग नहीं आए होंगे, या हो सकता कोई इनका और कोई रिप्रेजेंटेटिव आए। देखिए, ललन सिंह जी तो कल नीतीश जी के प्रधानमंत्री होने का तीसरी या चौथी बार इससे इधर कुछ समय से वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनको क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। लालू जी बता चुके हैं कि राहुल गांधी मतलब प्रधानमंत्री होने चाहिए, कुछ समय पहले उन्होंने बताया था। तो ललन सिंह का नहीं आना और आना मतलब, और नीतीश जी जहां कांग्रेस के बाकी तमाम, एक सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर छोड़ करके वो जो राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया गया था डिनर, देशी और देशी मतलब जो डिग्नेटरीज हैं उनके लिए, उसमें भी वो नीतीश जी आए थे। तो कई तरह के संकेत निकल रहे हैं जेडीयू से जो इंटरेस्टिंग है। जी विजय जी, नीतीश जी कोई अलग खेल खेल रहे हैं क्या? देखिए, नीतीश जी के लिए तो कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, समझे? उनके खेल वही समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन अभी मैं जो G20 की बैठक में राष्ट्रपति के डिनर में जाने को पॉलिटिकल तरीके से नहीं देखता, एक प्रोटोकॉल के तरीके से देखता हूं कि वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर गए हैं। और अधीर रंजन साहब को भी नीतीश कुमार नहीं दिखे थे, उन्हें सिर्फ ममता बनर्जी वहां पर दिखती जिनके लिए वो नाराज हुए थे। सुखविंदर सुक्खू भी वहां पर गए थे। लेकिन इसमें कोई ऐसी अचरज वाली बात नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को और वो उसमें गए हैं। लेकिन ललन सिंह साहब अभी 3 दिन पहले नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे। और ललन सिंह जेडीयू के कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश होता है वो हमेशा अपने लीडर को जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने की बात करता है। ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और दूसरा इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के में भी वो मेंबर हैं, जिसमें ये बात पहले भी कही गई कि अभी कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार की चर्चा नहीं करेगा। तो उस समय किया गया। अब मुझे बताया गया कि उनकी तबीयत आज खराब हो गई है। तबीयत तो अचानक खराब हो ही जाती है, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, इसको क्या कहा जाए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे आज के मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी के साथ। आपने कहा कि ममता बनर्जी दुबई में है। ममता बनर्जी इन्वेस्टमेंट के लिए विदेश में यात्रा पर है। दुबई में आज एक उनकी बहुत खूबसूरत मुलाकात हुई। वो मुलाकात थी श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ। एयरपोर्ट पे मिल गए, दुबई एयरपोर्ट पर। तो रानिल विक्रमसिंघे ने उनको हेलो किया और फिर उनसे पूछा कि कैन आई आस्क वन क्वेश्चन टू यू। तो ममता जी ने कहा जी जी जी, यस यस। तो रानिल विक्रमसिंघे ने पूछा कि आप मोदी सरकार के खिलाफ एक इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, अलायंस बना रहे हैं, तो उसका लीडर कौन होगा? तो ममता जी के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आई और उनका ओ माय गॉड। फिर रानिल विक्रमसिंघे ने पूछा क्या आप लीडर होंगी? तो ममता जी ने कहा कि पीपल विल डिसाइड। ममता जी ने ये नहीं कहा कि नो 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 आई विल नॉट बी द कैंडिडेट और व्हाटएवर। उन्होंने कहा पीपल विल डिसाइड। तो एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार
दुबई में रनिल विक्रमसिंघे के साथ ये बात कर रही थी। ये बहुत अच्छा पिक्चर था, इसको आप पॉलिटिकल में देखिए, मुझे अच्छा लगा और उनकी स्माइल, उनकी खुशी बहुत अच्छी थी। बहुत दिनों बाद मैंने ममता जी को इतना मुस्कुराते हुए देखा था। तो एक वो है। संजय जी ने राहुल गांधी जी का जिक्र किया। तो अब प्रधानमंत्री पद के तो काफी उम्मीदवार हो गए, बीजेपी के लिए जवाब मिल गया। बीजेपी जो बार बार दूल्हा ढूंढ रही थी, अब यहाँ दूल्हों की बारात है। बस केवल सीट शेयरिंग का जो एक सवाल है उस पर बात नहीं हुई। मुझे बताया गया कि इंडिया गठबंधन ने 4 तरह से कैटेगराइज किया राज्यों को, जिसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। ए कैटेगरी में 5 बड़े राज्य हैं, जिसको कहना चाहिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, महाराष्ट्र और कर्नाटका। यहाँ पर 212 सीटें, उसमें से 180 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? दूसरी कैटेगरी थी जहां कांग्रेस बीजेपी के बीच में सीधा जंग रही 2019 में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, दिल्ली। इनके बारे में क्या स्ट्रेटेजी है? वहां पर 190 की करीबन सीटें, उसमें से 17 सीटें कांग्रेस को मिली है। तीसरी स्टेट्स हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो एनडीए और इंडिया दोनों के साथ नहीं है। उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? और चौथी जो है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी है स्टेट्स की, जिसमें है पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, केरला और गोवा। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर इनके सहयोगी दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वहां सीट शेयरिंग कैसे होगी? इन सब पर कोई बात नहीं हुई। मुझे अभी थोड़ा सा याद आ रहा था 1977 में कि इंदिरा जी ने जब इलेक्शन अनाउंस किए जनवरी 77 में, उसमें ज्यादातर नेता जेल में थे, कुछ छूट गए थे, और विद इन ए वीक वो सारे लोग जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में इकट्ठा हो गए और उन्होंने 7 दिन के अंदर पार्टी बना ली और तय किया कि हम साझा उम्मीदवार उतारेंगे और सारी बातें तय हो गई 7 दिन में। इंडिया गठबंधन बार बार 77 को याद करता है, लेकिन ये तो 3 बैठकें तो बड़ी हो गई हैं, 3-4 महीने इसमें हो गए, और जो सबसे क्रूशियल इशू है सीट शेयरिंग का, उससे वो बच रहे हैं। देखिए, शिकार यदि शेर का करना है तो उससे बचने से काम नहीं चलेगा ना। कहते हैं कि कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली से बच सकते हैं क्या? बिल्ली से बचने का तरीका एक ही है कि आप आंखें खोलें। तो सीट शेयरिंग पर जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उन पर खुलकर बात करनी चाहिए, मन खोलकर भी, दिल खोलकर भी और दिमाग खोलकर भी। वो वाली बाइट मैंने भी सुनी है जो रानिल विक्रमसिंघे वाली थी, वो बहुत ही दिलचस्प है। लोगों को सुनना चाहिए कि उन्होंने किस अंदाज में पूछा और ममता जी कैसे एकदम सकुचाते हुए जवाब दे रही थी। वो बहुत इंटरेस्टिंग बाइट है, मैं उसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत मज़ेदार बाइट थी कि रानिल विक्रमसिंघे को इस बात में दिलचस्पी है कि इंडिया का फेस कौन होगा, और एयरपोर्ट पे वो पूछ रहे थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है सर, देखिए आप एक बहुत बड़ा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप जा रहे हैं उस समय, मुझे लगता है प्रायोरिटी में थोड़ा सा दिक्कत है। आपको इधर पहले निपटाना चाहिए ना, या जो ललन सिंह जी बीमार है कि नहीं, बीमार है तो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है, और मैं बता देता हूँ, एक अजय राय जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को सुना दिया है कि हमने तो इनके लिए घोसी में छोड़ दिया था, इन्होंने हमारे लिए मगरा में नहीं छोड़ा, हार गए हम लोग 1600 वोटों से। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इस पे आयरन आउट करने की बजाय आप ऊपर ऊपर की चीज़ें कर रहे हो और मीडिया के बहिष्कार की बातें कर रहे हैं। मैं चूंकि हम लोगों से जुड़ा इशू है इसलिए मैं बहुत तूल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये करके आप थोड़ी चुनाव जीतेंगे। संजय कुमार जी, क्या स्ट्रेटजी आपको समझ में आई आज की बैठक से, जो 3-4 इंसिडेंसेस हम लोग बता रहे हैं? संजय कुमार जी सर। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। सवाल क्या आपने पूछा? मैं बिल्कुल, आवाज फट रही है थोड़ी सी, मैं समझ। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि आज की जो बैठक थी उसमें मीटिंग करेंगे, रैली करेंगे, इन सब चीज पे तय हुआ, लेकिन ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना कि किस आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या मुद्दे रेस करेंगे, उस रैली में क्या बोलेंगे अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में, और दूसरा कि किस तरह से सीट शेयरिंग होगी। राज्यों में तो आप आपस में लड़ेंगे क्या? छत्तीसगढ़ में केजरीवाल जी ने ताल ठोक रखी है, तो उस पर बात ना होकर के बाकी सारी बातें हुई, साथ में एक पुछल्ला लगा दिया, मीडिया का बहिष्कार भी होगा। मुझे लगता है कि काफी औपचारिकता निभाई गई इस मीटिंग में, क्योंकि जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं इस पर तो कोई चर्चा हुई या नहीं हुई, मैं तो मीटिंग के अंदर नहीं था और मैं पत्रकार नहीं हूं। मेरे पास जो कहते हैं ना हमारे सूत्रों के हवाले, मेरे पास सूत्रों से कुछ आता नहीं है। हम तो सर्वे करके आंकड़ों से, जनता के नजरिए से चीजों को देखते हैं, तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि इन चीजों पर चर्चा हुई भी या नहीं हुई। लेकिन अगर चर्चा होती, कुछ कंक्रीट बातें होती, तो इसका जिक्र हम आज
इस प्रोग्राम में कर रहे होते। मुझे लगता है सारे विश्लेषण का मकसद ही यही है कि हम ये जानते हैं कि जो अहम मुद्दे हैं, और अहम मुद्दा जिसका आपने जिक्र किया, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे होगा, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। देखिए, सीट शेयरिंग के दो फॉर्मूले होते हैं आमतौर पर। पिछला विधानसभा का चुनाव या तो आधार हो, या पिछला लोकसभा का चुनाव आधार हो। और जिस बात की चर्चा हो रही थी कि इसकी चर्चा करनी होगी, और अगर इसको आधार मानेंगे तो मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत पंजाब और दिल्ली की होने वाली है। और इसकी वजह क्या है? बंगाल उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है अगर आपने एक फॉर्मूला बना लिया, लेकिन जरूरत है एक फॉर्मूला बनाने का, और फॉर्मूला पे आप जाएं, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट की जरूरत हो तो एडजस्टमेंट करें। फॉर्मूला नॉर्मली यही दो चीजें होती हैं, पिछला विधानसभा या पिछला लोकसभा। अगर दिल्ली और पंजाब की दिक्कत क्या होगी? दिल्ली और पंजाब की सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर लोकसभा को देखें तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से बेहतर किया है कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। और जैसे ही विधानसभा की बात होगी तो नेचुरल है आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कांग्रेस से कहीं बेहतर है। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी फॉर्मूले पर, दोनों फॉर्मूले से कोई भी फॉर्मूला कांग्रेस विधानसभा के फॉर्मूले के लिए तैयार नहीं होगी, और शायद आम आदमी पार्टी लोकसभा के फॉर्मूले के लिए तैयार नहीं होगी। तो एक बहुत अहम मुद्दा है, आप सारी चीजें कर लें, आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम न भी लाएं, लेकिन जो सबसे अहम है सीट शेयरिंग। जिस बात की चर्चा हो रही है, बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ आपको एक उम्मीदवार खड़ा करना। तो कई मुद्दे हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। मैं तो कहूंगा चर्चा टीवी डिबेट्स में हो, लेकिन अगर आपको मैदान में लड़ाई लड़नी है, चुनाव में लड़ाई लड़नी है, तो आपको आगे एक्ट करने की जरूरत है। और कम से कम आज की मीटिंग में तो मुझे कुछ भी होता हुआ ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। जी विजय जी, एक चीज और आपसे, क्या फेस के नाम पर असहमति और या असमंजस या आपसी मनमुटाव है, उस वो भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से सीट शेयरिंग में दिक्कत आ रही है क्या? मुझे नहीं लगता है कि सीट शेयरिंग पे कोई चर्चा भी हुई है या नहीं हुई है। जैसा मैंने कहा, एक फॉर्मूला की जरूरत है। जैसे हम जब गणित पढ़ते हैं, जो मैथ्स पढ़ते हैं, तो उनको जो बार बार बताया जाता है, जब हम स्कूल में होते थे, स्कूल के बाद मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा, लेकिन जैसे बताते थे, बोलते जब आप किसी से पढ़ते हो, कहते भाई फॉर्मूला याद कर लो। अगर फॉर्मूला आपको पता है, आप कठिन से कठिन गणित को सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला की जरूरत है। आपने अगर एक फॉर्मूला बना दिया, तो फॉर्मूला बना दिया, डिजाइन बना दिया, उसको आप प्लेस करते जाए स्टेट बाय स्टेट, काफी स्टेट में यह समस्या हल हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि चेहरे की वजह से सीटों के बंटवारे, वो दो अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे कहते हैं कि एक राज्य में बाढ़ आया हुआ है और दूसरे में सूखा पड़ा हुआ है। दोनों राज्य एक तरह से नेचुरल कैलेमिटी से ग्रसित हैं, दोनों अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। एक जगह पे अतिवृष्टि है और एक जगह वृष्टि नहीं है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं जी। चेहरे को लेके एक असहमति तो है, उसको अलग से रिजॉल्व करें। सीट शेयरिंग का जो मामला है, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, उसको अलग से रिजॉल्व करने की जरूरत है। अगर आप दोनों को एक साथ लेके देखने की कोशिश करेंगे, तो अब जहां बाढ़ आई हुई है, वहां पे सूखे का निपटारा कैसे करना, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उस वक्त बाढ़ को निपटे।